अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट थ्योरम। 10 क्लास का चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट थ्योरम पहला थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट मैंने पहले लिख दी है। क्या है जी स्टेटमेंट इसकी? वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन क्लीनियर पॉइंट्स। मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ बेटा? कि वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर ना हो। गुड। कि वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर ना हो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर। ये आपके पास नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? एक ही लाइन पर ना हो पॉइंट्स 3, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है। अब हमारे पास गिवन के अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। हमारे पास गिवन में क्या आ जाएगा कि हमने लेट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए। इस पॉइंट का नाम अगर मैं रख देता हूं ए, नेम में डायग्राम के मुताबिक रखना चाहूंगा ताकि आपके लिए बाद में मुश्किल ना हो। इसका नाम क्या रख देते हैं हम? बी। इसका नाम क्या रख देते हैं? सी। लेट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी. Yeah, we have 3 non-collinear points A, B and C. थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास है बेटा जी? एक हो गया A, B एंड C. राइट, ये तो हो गया हमारे पास गिवन। अब टू प्रूव में क्या करना है? वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास। टू प्रूव में हमने ये कर देना है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास पॉइंट्स A, B एंड C. ऐसे है ना? वन ओनली वन सर्कल कैन पास one and only one circle can pass through A, B and C. यानी इन 3 पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है, उससे ज्यादा हमारे पास सर्कल नहीं गुजर सकते। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। उस कंस्ट्रक्शन के लिए हम देखते हैं हमें क्या क्या स्टेप करने पड़ते हैं। कंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ और फिर आपके पास एक्सप्लेन करते जाते हैं, या कंस्ट्रक्शन के पोर्शन कुछ मैं यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ ताकि उधर हमारे पास वो जगह बच जाए टू स्टेटमेंट और रीजन के लिए। कंस्ट्रक्शन में पहला काम हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में पहला काम हम ये करते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देते हैं। जी पहला काम हमने क्या किया? ज्वाइन A टू B एंड B टू C. A को B से ज्वाइन कर दिया एंड B को C से ज्वाइन करते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। थोड़ा सा आपके पास लाइन को सीधा कर देते हैं। ठीक है बेटा, पहला काम हमने क्या किया है? ज्वाइन A टू B एंड B टू C. ज्वाइन A टू B एंड B टू C with straight line. Sorry, with straight line. कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमने उसको ज्वाइन कर दिया, A को B के साथ, B को C के साथ। फिर अगला स्टेप हमने क्या किया वो मैं यहां पे लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन के, ताकि मेरे पास वो वाली जगह बच जाए जिसको मैं स्टेटमेंट रीजन के लिए प्रूव करूं कि मैं यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB एंड BC, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं
ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, ये ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया हमने इसके ऊपर, BC के ऊपर, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने यहां ड्रा किया। इनके नेम क्या रख देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नेम रख देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं DH रखें, क्योंकि पॉइंट्स के नेम मैं यहां से देखना चाहता हूं जैसे हैं। इसका नाम हम रख देते हैं DF, और इसका नाम बुक के मुताबिक रखना चाह रहा हूं ताकि आपने बुक से याद करना है, इसलिए HK। इसका नाम हम क्या रख देते हैं, HK। आप चेंज भी कर सकते हो नाम, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बच्चे बुक से याद करते हैं, दैट्स वाई मैं इसके नेम वो बुक के मुताबिक रखना चाह रहा हूं। जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम O। हमने किया क्या है, ड्रा DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB एंड HK परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC, बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दोनों कहां जाके मिले, O पे मिले। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने O को ज्वाइन कर दिया है किसके साथ, A के साथ, फिर B के साथ, और फिर C के साथ। दोबारा मैं आपके पास बता देता हूं, हमने पहले काम किया कि ड्रा DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट, DF परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की साइन है सिर्फ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या बताया था आपको, गुड, डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट्स। ड्रा DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन, किसके ऊपर ड्रा कर रहे हैं हम ये DF, AB पर, एंड दूसरा HK परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC, HK परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन किसके ऊपर है, BC, बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट, दोनों किस पॉइंट पे जाके मिले हैं, O पे, बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। और आखिरी पॉइंट क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का, हमारे पास ज्वाइन हमने कर दिया किसको, O को A, B एंड C के साथ, ज्वाइन O टू A, B एंड C। दोबारा आपके पास बता देता हूं, हमने अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया है कि पहला स्टेप हमने ये किया, ज्वाइन कर दिया A को B के साथ, B को C के साथ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ड्रा DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB, HK परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC, दोनों कहां पे जाके मीट किया, जिस जगह दोनों ने इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, उसका नाम हम रख दिया O। उस O पॉइंट को हमने ज्वाइन करवा दिया किसके साथ, A के साथ भी, O को ज्वाइन कर दिया B के साथ भी, और O को ज्वाइन कर दिया C के साथ भी। यही चीज मैंने रिटर्न फॉर्म में यहां पे लिख दी है। बाकी इस गिवन और टू प्रूव तो जो मेरे पास दिया हुआ था मैंने सेम वैसे का वैसे लिख दिया, इसके अंदर मुझे कुछ ज्यादा चेंजिंग या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट और रीजन के ऊपर। स्टेटमेंट रीजन, अब पहले नंबर पे हमने जो स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि एक बात मुझे बताओ कि जो पॉइंट आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है ना, तो रूल ये होता है वो एंड पॉइंट से उसका फासला हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आप जरा ये देखें, DF परपेंडिकुलर है, ये O इसके ऊपर है, तो O का फासला A से और B से क्या होगा, सेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास ये बताता हूं कि अगर इस वक्त ये पॉइंट सेंटर है, अगर ये सेंटर लाइन है इस बोर्ड की, इस बोर्ड का ये वाला फासला उस कॉर्नर से और इसको उस कॉर्नर से सेम होगा, चाहे मैं ये पॉइंट यहां ले लूं तब भी इसका फासला दोनों एंड पॉइंट से सेम होगा। दैट इज अ रूल कि एनी पॉइंट on a perpendicular bisector is equidistant from end points। तो हमने पहली रीजन में क्या लिखना है कि every point DF is equidistant from end points। हमने वो रीजन में लिखना है कि OA congruent to OB,
ओ ए कंग्रेंट टू ओ बी। अब इसकी रीजन क्या है, जैसे मैंने बताया कि एवरी पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स। एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is equidistant from end points। कि जो भी आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट से उसका फासला बराबर होगा, और इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह से जरा आप देखो कि आपके पास के एच जो दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पे कौन सा पॉइंट है, ओ। ये ओ पॉइंट किस किस से इक्विडिस्टेंट होगा, कौन से एंड पॉइंट्स किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, बी सी। तो इसका फासला भी कहां से इक्वल होगा, ओ बी कंग्रेंट टू ओ सी। तो हम क्या कहेंगे कि ओ बी कंग्रेंट टू आपके पास ओ सी, और ये इक्वेशन बन गई इसकी 2। और रीजन सेम लिख देंगे, मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं है तो आप इसकी रीजन लिख देंगे। 2 हमारे पास इक्वेशन बन गई। पहली हमने क्या कहा कि ओ ए कंग्रेंट टू ओ बी एंड ओ बी कंग्रेंट टू ओ सी। अब अगर और से देखो दोनों इक्वेशनों में क्या है, ओ ए किसके कंग्रेंट है, ओ बी के, एंड ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी। तो क्या ओ ए एंड ओ सी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, गुड। तो ओ ए कंग्रेंट टू आपके पास ओ सी भी आपके पास इक्वल होगा, और रीजन हम क्या लिख देते हैं, फ्रॉम 1 टू आपके पास आप लिख सकते हो कि ओ ए कंग्रेंट टू ओ सी, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और इसकी रीजन क्या लिख देंगे, इसकी रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड इक्वेशन 2। तो यानी अगर आपके पास ओ ए ओ बी के बराबर है और ओ बी ओ सी के बराबर है तो ओ ए ओ सी के बराबर भी होगा। तो इसका मतलब ये होगा अगर हम तीनों इक्वेशनों को मेजर करें तो तीनों इक्वेशनों की बेस के ऊपर जो हम रिजल्ट में लिखना चाह रहा हूं वो क्या लिखना चाह रहा हूं, मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि ओ ए कंग्रेंट टू ओ बी एंड ओ बी कंग्रेंट टू ओ सी तीनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। और इसकी रीजन क्या लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन आपके पास 1 2 3, 1 2 एंड इक्वेशन 3। अब यहां पे जो तीनों इक्वेशनों को हम लिखेंगे तो अब इसकी रीजन के अंदर हमारे पास कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको का फासला तीनों से बराबर आ रहा है। ओ का फासला ए से भी सेम है, ओ का फासला बी से भी सेम है, और ओ का फासला सी से भी सेम है। ओ ऐसा पॉइंट है जो आपके पास कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ आपके पास सर्कल का सेंटर बनता है, और अगर इस सर्कल के सेंटर को बनाते हुए आप सर्कल ड्रा करें तो आपके पास, क्योंकि एक इसका सेंटर बन रहा है जो कॉमन है सब में, कोई और पॉइंट है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल इसमें से ड्रा हो सकता है। तो बाद में आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप ये लिख देंगे हाउएवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ। जो यहां बुक में लिखा वही बात है कि ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट ओ है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। ओ ए में भी कॉमन ओ आ रहा है, ओ बी में भी ओ कॉमन है, और ओ सी में भी ओ कॉमन है। तो सर्कल का एक ही सेंटर होता है जो एक सर्कल होता है, तो और तो कोई पॉइंट है नहीं जो हम कहें कि हाँ भी दूसरा भी पॉइंट है, दो हम सर्कल ड्रा कर लें। तो एक ही सर्कल है, सो हेंस अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए, ultimately there is only one circle can pass through the given 3 non-collinear points। बात समझ आई। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल है जो इसमें से गुजर सकता है। थ्योरी इसकी मैंने नहीं लिखी, दरमियान में बेशक थ्योरी आप ना लिखें, एक्सेप्टेबल है। लास्ट में जो थ्योरी आपके पास लिखी है ये मैंने पढ़ी है बुक में से, वो आप लिख दें, आपका थ्योरम कंप्लीट है। अब मैं आपको सर्कल भी ड्रा करके दिखाता हूं कि सर्कल इसमें से गुजर भी सकता है कि नहीं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी बेटा जी, अगर आपके पास देखो मैंने सर्कल भी ड्रा करके दिखा दिया कि एक ही सर्कल उसमें से गुजर रहा है और ओ उसका क्या बन रहा है, आपके पास सेंटर बन रहा है। तो इस तरह से आपके पास थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। आपको ये पूरा सर्कल ड्रा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपके पास ये पूरा का पूरा सर्कल ड्रा होता है। हाँ अलजबरदस्ती जब आप करने लगेंगे ना थ्योरम प्रूव, तो उसमें कोशिश ये कीजिएगा पहले एक हल्का सा सर्कल ड्रा करके उसके ऊपर ही 3 पॉइंट्स ले लीजिएगा, ताकि आपके पास
फिर बाद में ऐसा ना हो कि आप जब के पास वो तीनों पॉइंट सर्कल की शक्ल ही ना दे रहे हो। यानी आपने ये डायग्राम थोड़ी सी पहले बना लेनी है, तो क्योंकि एग्जामिनर को तो नहीं पता कि आपने पहले बनाई है बाद में बनाई है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम को सर्कल कंपास के साथ घुमा के पहले बना लीजिएगा, उस पे पॉइंट आप ले लीजिएगा, फिर उसके बाद से ज्वाइन कीजिएगा, तो आपके पास डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। इस तरह से हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। ओके बेटा, टेक केयर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।